नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश पीसीडब्ल्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हम लोग फिर से एक बार आपके सामने आ गए हैं केमिस्ट्री का वीडियो लेकर। हम लोग जो है इस बार बीएससी नर्सिंग का जो 2021 का जो पेपर है वो हम सॉल्व कराने जा रहे हैं केमिस्ट्री का। फिजिक्स का जो पेपर है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, 2021 वाला पेपर जो है वो अपलोड हो चुका है। फिजिक्स का 2020 यानी 2020 का पेपर भी अपलोड हो चुका है। मैं केमिस्ट्री के 2021 वाले पेपर की डिस्कशन करूंगा और एक एक क्वेश्चन को हम बिल्कुल क्लियर समझेंगे किस किस तरीके के क्वेश्चन दिए गए थे। वैसे पेपर काफी इजी था, बहुत इजी पेपर दिया था उन्होंने। मतलब आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट अगर याद हो और थोड़ा बहुत भी अगर क्राइटेरिया याद हो तो इजीली वे में सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। जो पहला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन के सामने वो देखिएगा। निम्न में से कौन सा द्रव्य आणविक ठोस नहीं है, विच इज नॉट ए मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखिए सुनिए मेरी बात ध्यान से। होता ये कि जो क्लोरीन है, इसके अलावा हमारे पास में कौन कौन से एग्जाम्पल दिए हुए, CH4 है और हमारे पास में लिखा हुआ CCl4 और एक आपके सामने लिखा हुआ HCl। ठीक है, जैसा कि आपको पता है HCl जो होता है वो इजीली वे में क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो H+ और Cl- भी बना सकता है ये। ठीक है, तो इसके पास बेसिकली हम लोग बात करें तो ये आयन्स हो सकते हैं, यानी कहीं ना कहीं किसी तरीके से किससे रिलेट हो सकता है, आयनिक सॉलिड से। ये बोल रहा है मॉलिक्यूलर सॉलिड नहीं है, तो ये एक मॉलिक्यूल है Cl2 का, CH4 भी एक मॉलिक्यूल हो सकता है, CCl4 भी एक मॉलिक्यूल हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो कौन सा जाएगा, HCl जाएगा। ये एक द टाइप ऑफ आयनिक सॉलिड्स। हालांकि इसके अंदर बॉन्ड तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो इसको आयंस की फॉर्म में डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम सही आंसर कौन सा देंगे, HCl। ठीक है, सेकंड जो क्वेश्चन आपके सामने दिखा हुआ है वो क्या दिखा रहा है, वो कह रहा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द यूनिट सेल ऑफ FCC, यानी बेसिकली क्या कह रहा है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, यूनिट सेल, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं FCC। इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ रहा है। आपको पता होना चाहिए कि FCC में पार्टिकल जो होते हैं वो किस पर होते हैं, एक तो कॉर्नर पर होते हैं और एक फेस के सेंटर पर होते हैं। फेस के सेंटर का मतलब होता है फलकों के केंद्र पर होते हैं। कॉर्नर की बात करेंगे तो ये कितना होता है, 8 × 1/8 होता है। और फेस के सेंटर की बात करेंगे तो 6 × 1/2 होता है। तो ये होता है 1 + 3 = मेरे पास कितना आता है, 4। तो नंबर ऑफ पार्टिकल जो हो जाएंगे मेरे पास कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इसके अंदर भी कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। पैकिंग एफिशिएंसी या संकुलन क्षमता की बात करेंगे तो कितना परसेंट होता है, लगभग 74% होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच डिफेक्ट कॉजेज KCl वॉयलेट व्हेन इट इज ट्रीटेड विद पोटेशियम वेपर। देखिए समझिए मेरे ध्यान से। सिस्टम ये होता है कि अगर LiCl को उसकी वेपर से पास करेंगे तो कलर जो आता है वो पिंक कलर का आता है। इसी टाइप से अगर आप NaCl को सोडियम की वेपर से पास करेंगे तो कलर जो आता है वो येलो आता है। और ऐसे KCl को पास करेंगे तो कलर जो आता है वो वॉयलेट आता है। इसका कारण क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कारण क्या है। तो इसका रीजन हम लोग ये देते हैं कि आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा जिसका नाम होता है एफ सेंटर। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि एफ सेंटर जो होता है उसकी वजह से क्रिस्टल के अंदर जो आता है वो कलर आता है। एफ सेंटर की वजह से क्रिस्टल में क्या आता है, कलर आता है। अभी एफ सेंटर बनता क्यों है, तो एफ सेंटर का कारण समझे क्या होता है। मैं मान लेते कि एक क्रिस्टल बना रहा हूं A+, या मैंने बना दिया B-, फिर मैंने बना दिया A+, या मैंने बना दिया B-, इधर मैंने बना दिया B-, या मैंने बना दिया A+, और यहां मैंने बना दिया B-। इसके बाद ये मैं क्रिस्टल का बना रहा हूं, क्रिस्टल फॉर्मेशन कर रहा हूं। इसी टाइप से यहां मैंने बना दिया A+ बना दिया, या मैंने बना दिया B-, फिर यहां बना दिया A+, और यहां बना दिया क्या, B-। सपोज करें एक क्रिस्टल है मेरे पास। इस क्रिस्टल में क्या होता है, सबसे पहले जो एक एनायन है वो अपनी पोजीशन छोड़ के बाहर निकल जाता है। तो मैं इस एनायन को बाहर निकाल रहा हूं एक बार। ये एनायन जो होता है वो अपनी पोजीशन, मतलब एनायन जो होता है जो नेगेटिव होता है वो अपनी पोजीशन छोड़ के बाहर चला जाता है क्रिस्टल से, और उसके स्थान पर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। अब जैसे ही B बाहर चला गया तो आप देखेंगे A जो है ना, A उसकी अधिकता हो गई, वो एक्सिस में हो गया। A अधिकता में हो गया। A यदि अधिकता में हो गया तो इसको हम क्या कहेंगे, मेटल एक्सिस। इसको क्या कहेंगे, मेटल एक्सिस। आप गिन सकते हैं ना, A गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6, A तो है 6, जबकि B आप गिनेंगे तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3, फिर ये 4 और ये 5। B कितने हो जाएंगे, 5। तो A ज्यादा हो गया, A क्या था, प्लस का मतलब मेटल हो गया। यानी कहने का मतलब ये कि मेटल की अधिकता हो गई, और जब मेटल की अधिकता हो गई तो हम उसको क्या कहते हैं, मेटल एक्सिस डिफेक्ट कहेंगे हम लोग इसको। और मेटल एक्सिस अगर मैं डिफेक्ट कहेंगे तो मेटल एक्सिस डिफेक्ट में क्या होता है, एक एनायन जो होता है वो बाहर चला जाता है। एक एनायन बाहर चला जाएगा तो उसके स्थान पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से उसको हम क्या नाम देंगे, एफ सेंटर। और इसी एफ सेंटर की वजह से जो होता है क्या बताता है, कलर। तो बेसिकली आंसर कौन सा आएगा, मेटल एक्सिस डिफेक्ट, या इसको हिंदी में अपन क्या बोलेंगे, धातु। और आगे क्या लिखेंगे हम, आधिक्य, और फिर आगे क्या लिखेंगे हम, दोष। तो धातु दोष हो गई, धातु अधिक्य दोष हो गए। ठीक है, आंसर जो जाएगा वो सी आ जाएगा, इधर भी क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। चलिए
पेपर जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आया हुआ है, तो आप चाहे तो हिंदी में समझ सकते हैं, अदरवाइज हम इंग्लिश में भी समझ सकते हैं। कहता है कि मोलरिटी ऑफ डिस्टिल वाटर, शुद्ध जल की मोलरता क्या होगी। देखें वो मोलरता पूछ रहा है। सबसे पहले हम मानते हैं कि माना कि जो आयतन है वो कितना लीटर है। आयतन जो है वो 1 लीटर। 1 लीटर क्यों मान रहा हूं, क्योंकि मोलरता का मतलब होता है 1 लीटर में विलय के मोलों की संख्या, यानी नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो मैंने मान लिया कि आयतन जो है 1 लीटर है। 1 लीटर आयतन का मतलब मेरे पास कितना हो जाएगा, 1000 ml हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। और आपको जैसा कि पता है कि पानी का जो घनत्व होता है, डेंसिटी ऑफ जो वाटर होती है 1 ग्राम पर क्या होता है, ml होता है। बात सही है। तो अगर मैं यहां से मुझे पता है कि डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम प्रति ml हो जाएगी। और अगर मैं वेट वॉल्यूम की बात करेंगे, कितना मान रखा है मैंने, 1000 ml मान रखा है। ठीक है, ml से ml मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास वेट जाएगा, कितना ग्राम आएगा, 1000 ग्राम आएगा। यानी मेरे पास बेसिकली वेट जो है ना वो बेसिकली कितना दिया हुआ, 1000 ग्राम। तो मैं मान लेता हूं वेट मेरे पास 1000 ग्राम है। 1000 ग्राम। मोलरता बराबर क्या होता है, मोलरता बराबर होता है विलय के मोल अपॉन आयतन इंटू कितना आता है, 1000। ठीक, तो मोलरता बराबर मोल कैसे निकालेंगे, ग्राम में मात्रा कितनी है, 1000। पानी का अणुभार आप जानते हैं 18 होता है, इंटू आयतन कितना मान रखा था मैंने, 1 लीटर मान रखा था। अगर आप 1000 में 18 का भाग लगाएंगे तो लगभग कितना आएगा, 55.5 मोलरिटी आएगी। यानी शुद्ध जल की जो मोलरता होती है कितनी होती है, 55.5 होती है। ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा, 55.5। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38। वो क्या कह रहा है कि 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसको डिसॉल्व किया गया 100 ग्राम वाटर के अंदर, पानी के अंदर। आपको पूछना है कि सांद्रता क्या होगी। ऑप्शन जो दे रखे हैं नॉर्मलता, मोलरता में दिए हुए। सबसे पहली बात, जो NaOH जो होता है वो जब टूटेगा तो क्या बनाएगा, Na+ और क्या बनाएगा, OH-। तो नॉर्मलता बराबर होता है मोलरता इंटू n फैक्टर। क्या होता है, n फैक्टर। OH एक ही दिया हुआ है, इसका मतलब है इसके n फैक्टर का जो मान हो जाएगा वो एक ही हो जाएगा। इसका मतलब नॉर्मलता जो जाएगी ना वो मोलरता के बराबर हो जाएगी। तो एक बात तो श्योर है, चाहे नॉर्मलता निकाले चाहे मोलरता निकाले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बस हमें मोलरता को अप्रोच करना है, कैसे निकलेंगे। देखिए मोलरता बराबर आप लोगों को पता है कि क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी विलय के मोल इंटू क्या होता है, 1000 अपॉन नीचे की तरफ आता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलयन का आयतन। एक एक करके निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं निकालता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी विलय के मोल इजिकल टू विलय के मोल बराबर होता है मात्रा। मात्रा कितनी दी हुई विलय की, 4 ग्राम। तो यहां लिखूंगा मैं 4 अपॉन अणुभार होता है 40, यानी मेरे पास NaOH के जो मोल आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, 1/10। यानी बेसिकली NaOH के जो मोल आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, 0.1 मोल आ जाएगा। ठीक है, तो यहां मेरे पास कितना आ जाएगा, 0.1 इंटू कितना, 1000 अपॉन क्या निकलना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने में मैं चर्चा करनी है। पहले बात तो 0.1 को अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100, और नीचे कितना बचेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालें, तो देखिए इसको, मोलरता बराबर मेरे पास क्या है, इधर तो आएगी 100 और नीचे क्या बचेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैसे निकालें, कोई डेटा ही नहीं दिया हुआ, तो आपको फिर एजम्पशन लेना पड़ेगा। क्या एजम्पशन लेना है, हमें पता है कि डेंसिटी ऑफ जो सॉल्यूशन होती है ना वो बराबर क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो यहां से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो आएगा मतलब विलयन का आयतन, वो किसके बराबर आएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन मतलब विलयन का भार अपॉन क्या आएगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मतलब विलयन का घनत्व। अब वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो देखिए 100 ग्राम में 4 ग्राम घोला गया तो विलयन का वेट कितना हो जाएगा, 104 अपॉन। अब यहां इंपॉर्टेंट बात है कि डेंसिटी दी हुई नहीं है। वैसे तो क्वेश्चन के अंदर डेंसिटी देता है बट यहां दी हुई नहीं है, तो जब क्वेश्चन में डेंसिटी नहीं दी हुई तो फिर आप एक काम करो, पानी की डेंसिटी मानो, क्योंकि अपने पास कोई प्रोसीजर ही नहीं है इसको सॉल्व करने का। तो पानी की डेंसिटी आप सबको पता है वो कितनी हो जाएगी, पानी की डेंसिटी होती है 1 ग्राम प्रति ml। तो पानी की डेंसिटी लिख दी मैंने, 1 ग्राम प्रति ml लिख दी। ठीक है, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो आ जाएगा ना मेरे पास, वो कितना हो जाएगा, वो आ जाएगा 104 ग्राम आ जाएगा, 104 ml आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 104 ml। ठीक है, कितना आ जाएगा, 104 ml आ जाएगा। वॉल्यूम आ गया, अब मोलरिटी में रख देते हैं। तो फॉर्मूले में क्या रखेंगे, तो m बराबर कितना आ जाएगा, 100, तो इधर आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू कितना है मेरे पास, 104, यहां रख दिया मैंने 104। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये करीब करीब 0.96 m के आसपास आएगा, और 0.96 से मिलता जुलता एक ही ऑप्शन है जो सबसे पास में है, और सबसे पास में कौन सा है, 1 m। तो मोलरिटी जो हो जाएगी ना वो 0.96 बोल दें आप, या फिर लगभग बराबर किसके बोलते हैं, 1 m के। तो ये आंसर हो जाएगा 1 m। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ताप बढ़ाने पर जल में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ताप बढ़ाने पर जल में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए सुने मेरी बात, आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा होगा सॉल्युबिलिटी या विलेयता। क्या पढ़ा होगा, सॉल्युबिलिटी या विलेयता पढ़ा होगा। अब सॉल्युबिलिटी में 2 प्रकार की सॉल्युबिलिटी होती है। एक तो क्या होती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड
इन लिक्विड, एक तो आपने ये पढ़ा होगा, इसका मतलब है ठोस की द्रव्य विलेयता, और एक आपने पढ़ा होगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, इसका मतलब होता है गैस की द्रव्य विलेयता। फर्स्ट वाले का नाम है ठोस की द्रव्य विलेयता, सेकंड है गैस की द्रव्य विलेयता। होता ये है गैस की द्रव्य जो विलेयता होती है, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे ना तो गैसों की द्रव्य विलेयता जो होती है, जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिक्रीज होती है। क्या होती है? डिक्रीज होती है। ठीक है, अब देखिए हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि पानी के अंदर जो है उसमें किसको मिलाया जा रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड को। अब आपको पता है कि पानी लिक्विड है और CO2 क्या है? गैस है। तो बेसिकली यहां टॉपिक कौन सा लगेगा? यहां टॉपिक लगेगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, वो भी किसके अंदर? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन किसके अंदर? लिक्विड के अंदर, यानी किसी गैस की द्रव्य विलेयता निकालनी है। और अभी मैंने बताया था गैस की द्रव्य विलेयता जो है तापमान बढ़ाने पर जो विलेयता होती है, सॉल्युबिलिटी होती है, वो क्या होती है? तापमान बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी या विलेयता जो होती है वो क्या होती है? कम होती है। तो आंसर जो आएगा वो कैसा आ जाएगा? डिक्रीज आ जाएगा। यहाँ पर भी क्या ले जाएगा? घटती आ जाएगा। ठीक है, अगला है एलर्जी का कारण कौन सा रसायन होता है? तो आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में हिस्टामिन, सेरोटोनिन, बहुत सारे मतलब हार्मोन्स होते हैं। तो एलर्जी का जो कारण है वो बेसिकली किस हार्मोन की वजह से आता है? हिस्टामिन। हिस्टामिन आपने बायोलॉजी की बुक में पढ़ा होगा, हिस्टामिन की वजह से जो होती है एलर्जी आती है, एलर्जी प्रोड्यूस होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो वैसे भी ये याद करने वाला क्वेश्चन था। आगे कह रहा है कि विच इज नॉट ए ट्रांक्विलाइजर। मैंने पहले भी बता रखा, ट्रांक्विलाइजर का मतलब होता है बेसिकली जो एंजाइटी, बीपी वगैरह इनको कंट्रोल करे उनको ट्रांक्विलाइजर कहते हैं। और पैरासिटामोल जो होता है वो किसी प्रकार का ट्रांक्विलाइजर नहीं है। पैरासिटामोल तो बेसिकली हम किसमें लेते हैं? फीवर में, दर्द निवारक में, इन चीजों में पैरासिटामोल अपन ज्यादा यूज करते हैं। तो ये बीपी वगैरह को कोई कंट्रोल नहीं करता, एंजाइटी को कंट्रोल नहीं करता। ठीक है ना, तो ट्रांक्विलाइजर में पैरासिटामोल नहीं आएगा। ठीक है ना, एंटीपायरेटिक इसको अपन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीपायरेटिक। तो पैरासिटामोल इज अ टाइप ऑफ एंटीपायरेटिक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला कह रहा है कि हाइड्रोजन आयोडाइड का निर्माण किस कोटि का पालन करता है? देखिए हाइड्रोजन आयोडाइड जो होता है वो इस तरीके से बनता है H2 + I2 और ये कन्वर्ट हो जाएगा 2HI में। यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी उस प्रकार से निर्भर करेगी। R = K, H2 की पावर 1 और I2 की पावर कितना आ जाएगा? 1। तो ऑर्डर जो आ जाएगी मेरे पास वो कितनी आ जाएगी? 2, यानी दूसरी कोटि की अभिक्रिया को फॉलो करेगी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड कोटि। ये हो गया HI के निर्माण की क्रियाविधि। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल, प्रथम कोटि अभिक्रिया बोला तो आपको पता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो अर्धायुकाल होता है वो होता है T½ = 0.693 अपॉन कितना होता है? K। सबने पढ़ा होगा 0.693 अपॉन K। अब ये बोल रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु दे रखा है, आपको वेग स्थिरांक पूछा है। तो यहां से वेग स्थिरांक K बराबर मेरे पास कितना आएगा? 0.693 अपॉन कितना आएगा? T½ आएगा। यहां से मेरे पास 0.693 अपॉन T½ का मान कितना है? 69.3। यहां से पॉइंट हटाएंगे 1 2 3, यहां से पॉइंट हटाएंगे कितना बचेगा? 1। ये 693 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो K बराबर कितना आएगा मेरे पास? 10⁻² आएगा। K बराबर क्या आएगा? 10⁻²। बिल्कुल आंसर दिया हुआ है 10⁻², यहाँ पर भी दिया हुआ है 10⁻², यहाँ पर भी दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कहता है कि पेट्रो रसायन को, देखो होता क्या है, एक जियोलाइट होता है, आप लोगों ने सुना होगा जियोलाइट, सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट को जियोलाइट कहते हैं। एक जियोलाइट होता है जिसका अपन बोलते हैं ZSM5। ZSM5 जो जियोलाइट होता है ना वो अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करता है? वो कन्वर्ट करता है इसको गैसोलीन में। किसमें कन्वर्ट करता है? तो ZSM5 इज अ टाइप ऑफ जियोलाइट। ठीक है ना, सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट को अपन जियोलाइट कहते हैं। तो ZSM5 जो हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे प्रकार के जियोलाइट होते हैं, कुछ पानी के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, वॉशिंग वगैरह में। ठीक है ना, अगला कह रहा है कि यूरिया का जल अपघटन किसके एंजाइम द्वारा होता है? नाम से ही क्लियर है, यूरिया का जल अपघटन किस एंजाइम के द्वारा होता है? तो यूरिया के लिए अपन क्या लगाएंगे? यूरिएस। देखिए अगर लास्ट में एस लग जाएगा तो वो हो जाएगा एंजाइम, और जनरली लास्ट में ओस लग जाएगा ना तो वो बन जाता है कार्बोहाइड्रेट। जैसे सुक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, वो तो होता है कार्बोहाइड्रेट, लेकिन माल्टेज, यूरिएस, ये सारे के सारे क्या होते हैं? एंजाइम। ठीक है ना, तो यूरिएस जो हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा? एंजाइम हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यूरिएस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि नाइट्रिक अम्ल का व्यवहार किस तरीके का होता है? देखिए नाइट्रिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो HNO3 होता है। अब HNO3 यदि टूटेगा तो किसमें टूटेगा? H+ और क्या बनाएगा? NO3-। कितने H+ आयन दे रहा है? 1। यदि ये 1 H+ आयन दे रहा है तो ये हो जाएगी मोनोबेसिक। क्या हो जाएगा? मोनोबेसिक, या बेसिकली हम कहते हैं कि इसकी क्षारकता, क्षार नहीं क्षारकता, इसकी क्षारकता होती है 1, तो मोनोबेसिक हो जाएगा। क्यों मोनोबेसिक हो जाएगा? क्योंकि पानी में घोलने पर ये केवल 1 H+ आयन दान कर सकता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? एकल क्षारीय या फिर मोनोबेसिक। अगला कह रहा है कि कौन सा फास्फोरस जो है अत्यधिक क्रियाशील होता है? ये भी मैं काफी बार बता चुका हूं। हम लोग मानते हैं कि जो व्हाइट फास्फोरस होता है, जो श्वेत फास्फोरस होता है, वो सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है। व्हाइट फास्फोरस का मतलब होता है P4। कारण क्या है इसका? कारण यह है कि आप लोगों को पता है कि P4 की जो संरचना होती है ना वो एक प्रकार की पतंग जैसी इस तरीके की संरचना होती है।
अब होता ये है कि इसका संकरण तो है sp3, तो बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109 डिग्री के आसपास होना चाहिए था, या फिर 107 104 डिग्री के आसपास होना चाहिए था, लेकिन इसका बॉन्ड एंगल केवल 60 डिग्री होता है, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल 60 डिग्री होता है, तो जिसकी वजह से बंध का तनाव होता है, यानी संरचना में तनाव पैदा होता है। इस तनाव को खत्म करने के लिए, इस तनाव को रिलीज करने के लिए हम मानते हैं कि जो व्हाइट फास्फोरस होता है, जो श्वेत फास्फोरस होता है, वो बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है, ठीक है ना, तुरंत प्रकार रिएक्शन कर लेता है, किससे, ऑक्सीजन से, और आग पकड़ लेता है। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, श्वेत फास्फोरस। नेक्स्ट कह रहा है कि उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है। देखो ऑक्साइड 3 प्रकार के होते हैं, इसका भी मैं डिस्कशन पहले कर चुका हूं। ऑक्साइड 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है क्षारीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, एक होता है अम्लीय ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं अम्लीय प्रकृति के होते हैं, और इन सभी कैटेगरी के अलावा एक होता है उभयधर्मी, जो धातु धातु या अम्ल क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं, उसको कहते हैं अपन उभयधर्मी। उभयधर्मी को हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक कहते हैं। एग्जाम्पल आप याद कर लें, ज्यादा अच्छा है। कौन कौन से एग्जाम्पल है, जैसे BeO, इसके अलावा बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, इसके अलावा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसके अलावा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, इसके अलावा ZnO, SnO, इसके अलावा SnO2 होता है, PbO होता है, PbO2 होता है। ये जनरली सारे के सारे कौन से होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। तो पूछ क्या रहा है, उभयधर्मी पूछ रहा है, ये Al2 है, ये लिख दिया मैंने Al2, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, Al2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये पूछ रहा है कि द स्ट्रक्चर ऑफ XCF2 क्या होगा। सुने मेरी बात ध्यान से, पहले मैं XCF2 का संकरण निकालता हूं। तो XCF2 का जो संकरण होगा वो कितना हो जाएगा, 1/2। जीनोन के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के 0 हो जाएंगे, फ्लोरीन के 2 हो जाएंगे। मैं संकरण निकालने का तरीका भी प्रीवियस पेपर में करा चुका हूं, जो मैंने पैरामेडिकल के पेपर कराए थे, मैंने बताया था कि कैसे संकरण निकालते हैं। तो 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा। 10/2 का मतलब 5 हो जाएगा। 5 का मतलब इसका संकरण जो हो जाएगा वो sp3d हो जाएगा। अगर मैं इसके अंदर लोन पेयर निकालूंगा तो लोन पेयर कितना आएगा, 5 - 3। 5 - 3 का मतलब इसके पास जो लोन पेयर आएगा कितना आएंगे, 2 लोन पेयर आएंगे। तो संकरण तो इसका sp3d है और लोन पेयर इसके पास कितने हैं, 2 है। तो अब कैसे अप्रोच करेंगे इसको, तो जब मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की बनेगी, XE, यहाँ आता है F, इधर मैंने लगा दिया F और यहाँ लगा दिया डबल बॉन्ड O, ये इसके पास 2 लोन पेयर हो गए। बेसिकली इसकी संरचना जो है वो करीब करीब ClF3 की तरह बन रही है। ClF3, इनकी दोनों की स्ट्रक्चर जो होती है वो कैसी होती है, टी शेप होती है। कैसी शेप होती है, टी शेप। आंसर जो हो जाएगा मेरे पास कैसा आ जाएगा, टी शेप। बेसिकली सही स्ट्रक्चर तो इसकी ऐसे बनेगी, अगर मैं प्रॉपर वे बनाऊं, XCF, ये हो जाएगा F, फिर यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड O, ये इसके पास 1 लोन पेयर, ये 1 लोन पेयर, ऐसे बनती है। जिसमें ये वाला जो बंद होता है, इस बंद को हम कहते हैं एक्सियल या अक्षीय, और इस वाले को हम कहते हैं इक्वेटोरियल। क्या कहते हैं इसको, इक्वेटोरियल या निरक्षीय कहते हैं इसको, ठीक है ना। 2 प्रकार के बंद होते हैं, एक्सियल होता है और कौन सा होता है, इक्वेटोरियल होता है। चलिए कह रहा है कि कौन से हैलोजन में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। देखिए जनरली ये होता है कि ऊपर से नीचे जाने पर जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है। तो अगर मैं रियलिटी की बात करूं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन, ये होना चाहिए। लेकिन आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि संपूर्ण आवर्त सारणी के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है ना वो क्लोरीन की होती है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता पूछे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसको हम कहेंगे, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछे तो वो होती है क्लोरीन की। लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पूछे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब होता है विद्युत ऋणता। अगर विद्युत ऋणता पूछे तो विद्युत ऋणता जो हो जाएगी वो तो हो जाएगी फ्लोरीन की हो जाएगी। लेकिन ये पूछ क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की हो जाएगी। तो क्लोरीन यहाँ क्या जाता है, तो क्लोरीन, उसके बाद फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन, ये जनरली ऑर्डर होता है ना। तो सबसे ज्यादा, इवन ध्यान रखिएगा, संपूर्ण आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है वो क्लोरीन की होती है। तो यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे किसका, क्लोरीन का। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, क्लोरीन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ूंगा। Cr+3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। देखें पहले मैं Cr का बनाता हूं। Cr आपको पता है सबको 24 नंबर पे आता है। विन्यास क्या होता है इसका, 3d5 होता है और 4s1 होता है। अब इसमें Cr+3 आवेश आ गया, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन मुझे निकालने। एक तो यहां से निकल जाएगा, 2 यहां से निकल जाएगा, एक यहां से निकलेगा, 2 यहां से निकलेगा, तो क्या बन जाएगा, एक यहां से निकल गया, 2 यहां से निकल गया, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 3d3 बच जाएगा। तो पूरा विन्यास पूरा वो हो जाएगा आर्गन, और यहाँ पर मेरे पास कितना बचेगा, 3d3। देख लिया 6 में से 3 गया, 3 ही बचेगा, तो 3d3 बच जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, 3d3। बात समझ में आ रही है, 3 ये रहे और 3 निकाल दिए 6, तो आप गिनेंगे टोटल मिला के 6, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के तत्व जल्दी से संकुल यौगिक बनाते हैं। अगर आपको पता हो, आप लोगों के एक चैप्टर दिया हुआ है जिसका नाम है उपसंयोजक यौगिक, वहां लिखा भी हुआ है कि ज्यादातर डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो बनाते हैं संकुल यौगिक। इनका कारण जनरली छोटा आकार,
छोटा आकार, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, ये इनके रीजन दिए जाते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, उच्च आवेश घनत्व, बहुत सारे रीजन है। मेनली तो ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है ना। और लगभग समान ऊर्जा होती है इनकी, N-1 की और NS की लगभग समान ऊर्जा होती है। तो काफी सारे रीजन है। तो डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वो संकुल का निर्माण करते हैं। तो आंसर कौन सा आ जाएगा? डी ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये कह रहा है कि मोर सॉल्ट का मतलब होता है फेरस अमोनियम सल्फेट। इसका पूरा फॉर्मूला क्या होता है? FeSO4, फिर होता है NH4 का होल ट्वाइस 2, फिर होता है SO4.6H2। जब इसको मैं पानी में ऐड करूंगा तो ये ऐसे टूटता है, Fe+2, फिर ये होता है SO4-2, फिर ये टूटता है 2NH4+, और ये फिर टूटता है SO4-2। बेसिकली ये एग्जांपल किसका होता है? तो हम कहते हैं कि ये डबल सॉल्ट का एग्जांपल है। होते क्या है डबल सॉल्ट? डबल सॉल्ट की बेसिक लैंग्वेज होती है कि जो दो सिंपल सॉल्ट से बना हो, दो साधारण लवणों से मिलकर जो बना होता है उसको हम कहते हैं डबल सॉल्ट। तो दो सिंपल सॉल्ट से मिलकर बने होते हैं कौन? डबल सॉल्ट। तो FAS जो होता है एक प्रकार का डबल सॉल्ट होता है। FAS को शॉर्ट में हम मोर लवण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोर लवण। ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा? द्विग लवण। इसमें कहोगे तो डबल सॉल्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एसिटोनाइट्राइल का सूत्र। एसिटो का मतलब दो कार्बन, एसिडो का मतलब क्या हो जाएगा? दो कार्बन। तो हमारे पास हो जाएगा CH3 और CN। तो दो कार्बन है, और नाइट्राइल का मतलब होता है साइनाइड समूह भी आएगा इसके अंदर। तो CH3CN जो होगा इसका आंसर हो जाएगा, हमारे पास आंसर हो जाएगा CH3CN। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा उभयतंतुक लिगेंड नहीं है? उभयतंतुक लिगेंड कौन सा नहीं है? विच वन इज नॉट एमिनेटेड लिगेंड? कौन सा एमिनेटेड लिगेंड नहीं है? तो हमारे पास सुनेगा ध्यान से, CN- NC-, ये भी एमिनेटेड लिगेंड है। इसके अलावा NO2-, ONO-, ये भी एमिनेटेड लिगेंड है। इसके अलावा SCN हो गया और NCS हो गया, ये भी एमिनेटेड लिगेंड है। ये तीनों एमिनेटेड लिगेंड है। और जितने भी एमिनेटेड लिगेंड होते हैं, उभयतंतुक लिगेंड होते हैं, वो एक प्रकार की समावयवता को दर्शाते हैं, जिसको हम कहते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? बंधनी समावयवता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बंधनी समावयवता। तो कौन सा नहीं है? SO4- तो किसी भी प्रकार का कोई एमिनेटेड लिगेंड नहीं है। बाकी देख लो, मैंने लिख दिया CN हो गया, SCN हो गया, NO2 हो गया, सारे के सारे एमिनेटेड लिगेंड है। आंसर कौन सा हो जाएगा? SO4-2। चलिए आपसे अगला कह रहा है कि कौन सा धातु एल्काइल हैलाइड से क्रिया करने पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक देता है? सिंपल सी लॉजिक है। एल्काइल हैलाइड जैसे मैंने ले लिया CH3Cl, इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम करते हैं तो बनता है CH3 Mg और Cl। इसी को हम कौन सा रिएजेंट कहते हैं? इसी को हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड, और आगे क्या लगाते हैं? अभिकर्मक। तो किससे बनेगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक? तो बेसिकली मैग्नीशियम से रिएक्शन करके बनाएगा। ये एक प्रकार का कार्ब धात्विक यौगिक भी होता है। कौन सा यौगिक होता है? कार्ब धात्विक यौगिक। इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्या कहते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोगों का? मैग्नीशियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। उस एल्केन का नाम बताइए जो वुड्स रिएक्शन द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता। देखिए जनरली वुड्स रिएक्शन से हम एक कार्बन का यौगिक नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप वुड्स रिएक्शन में CH3Cl की अभिक्रिया कराएंगे ना, कम से कम एक कार्बन की अभिक्रिया कराएंगे CH3Cl की, तो वो कम से कम दो कार्बन वाला यौगिक तो देगा ही देगा, जिसको हम क्या कहेंगे? इथेन। इसलिए वुड्स रिएक्शन से कभी भी आप एक कार्बन का यौगिक नहीं बना सकते। अब एक कार्बन का यौगिक नहीं बना सकते तो इसका मतलब एक कार्बन का सबसे छोटा यौगिक कौन है? मिथेन। तो वुड्स रिएक्शन से आप मिथेन को कभी नहीं बना सकते। मिथेन आंसर है कि हाँ बिल्कुल मिथेन आंसर हो जाएगा। मिथेन आप कभी वुड्स, बाकी ब्यूटेन, इथेन और प्रोपेन बना सकते हैं। इसमें से भी अगर पूछे तो वुड्स रिएक्शन से सबसे अच्छे तो यौगिक बनते हैं, वो बनते हैं सम्मित एल्केन। सम्मित एल्केन सबसे अच्छे बनाए जाते हैं। सम्मित में भी इंग्लिश में इसको कहेंगे सिमेट्रिकल। जो सिमेट्रिकल एल्केन है वो सबसे अच्छे बनाए जाते हैं। ठीक है ना, आंसर हो जाएगा कौन सा? मिथेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आयोडोफॉर्म परीक्षण निम्न में से किसके लिए नहीं किया जाता? तो देखिए सुनिए, एक कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं आपको। अगर आपके पास कोई कार्बोनिल यौगिक है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, तो उसके पास तो आप चेक कर लीजिए 3 अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है। और यदि आपके पास एल्कोहल है तो उसके पास आप चेक कर लीजिए 3 बीटा हाइड्रोजन है कि नहीं, एक ही कार्बन पे। कितने कार्बन पे? एक ही कार्बन पे। यदि एक ही कार्बन पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है एल्डिहाइड और कीटोन के केस में, और एक ही कार्बन पे 3 बीटा हाइड्रोजन है एल्कोहल के केस में, तो ये दोनों कंडीशन अगर है तो हम मानेंगे कि वो हेलोफॉर्म रिएक्शन आराम से दे सकता है। अब देखते हैं, जरा एक एक करके एग्जांपल समझते हैं। सबसे पहले एसीटोन लिखा हुआ है, देखिए CH3 C+CH3। एसीटोन एक प्रकार का कार्बोनिल यौगिक है, कार्बोनिल कंपाउंड है। और कार्बोनिल कंपाउंड जो होता है उसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये तो आराम से दे देगा। अगला है हमारे पास क्या? ब्यूटेन 2-ऑन। इसको देखते हैं, ब्यूटेन 2-ऑन CH3 C+O। ब्यूटेन 2-ऑन है तो CH3 C+O, यहां आ जाएगा CH2, इधर आ जाएगा CH3। ये भी एक प्रकार का कार्बोनिल यौगिक है।
अगर ये कार्बोनिल कंपाउंड है तो इसके पास भी 3 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, एक ही कार्बन पे दिखाई दे रहे हैं ये 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो इसका मतलब है ये भी दे देगा और ये भी दे देगा। फिर मैं बात करता हूं इथेनॉल की। इथेनॉल की बात करूंगा तो CH3 CH2 और OH है। इथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है। अल्कोहल के केस में मैंने बताया था 3 बीटा हाइड्रोजन होने चाहिए, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, इसके पास 3 बीटा हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये भी जो होगा वो दे देगा। बचता है पेंटेन थ्रियोन, इसको भी देख लेते हैं। पेंटेन थ्रियोन बनेगा CH3 CH2, यहाँ आएगा C डबल बॉन्ड O, इधर आएगा CH2 और यहाँ आएगा CH3, ये पेंटेन थ्रियोन हो गया। यहाँ देखेंगे इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब ऐसा कोई भी कार्बन नहीं है जिसमें एक ही कार्बन पर 3 अल्फा हाइड्रोजन हो, तो इसका मतलब है पेंटेन थ्रियोन किसी भी प्रकार का कोई आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? पेंटेन थ्रियोन। ध्यान रखिएगा, कार्बोनिल यौगिकों के केस में 3 अल्फा हाइड्रोजन एक ही कार्बन पर, और अल्कोहल के केस में यदि 3 बीटा हाइड्रोजन है तो वो जनरली जो है एलोफॉर्म रिएक्शन दे देते हैं। इसके पास एक ही कार्बन पर 3 अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए आंसर जो जाएगा कौन सा हो जाएगा? पेंटेन थ्रियोन हो जाएगा। ठीक है, अगला है डॉ प्रक्रम का मुख्य उत्पाद क्या है। देखिए डॉ प्रक्रम जो होता है ना, उसमें क्या होता है, जो क्लोरोबेंजीन जो होता है, क्लोरोबेंजीन वो उच्च ताप सोडियम हाइड्रोक्साइड से उच्च ताप पर लगभग 600 के आसपास अपन मान लेते हैं, उच्च ताप से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? फिनॉल बनाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बेसिकली डॉ प्रोसेस। तो डॉ प्रोसेस का यूज हम लोग जो है वो फिनॉल बनाने में करते हैं। क्या बनाने में करते हैं? फिनॉल बनाने में। आंसर हो जाएगा फिनॉल। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अशाकित एल्कीन के ओजोन अपघटन का द्वारा, अशाकित का मतलब क्या होता है? ऐसी स्ट्रक्चर जो सीधी हो, बिल्कुल सीधी हो, चेन नहीं हो उसके अंदर, अशाकित। जैसे मैं एक एग्जांपल, एल्कीन, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH और CH3, ये अशाकित है, बिल्कुल स्ट्रेट है। अब आपको पता होना चाहिए कि यदि अशाकित एल्कीन है, अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, और यदि उसका आप ओजोन अपघटन कराएंगे, एक बार करके देख लेते हैं ओजोन अपघटन। एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, इसका मैं कराने जा रहा हूं ओजोन अपघटन। ओजोन अपघटन के लिए सबसे पहले मैं ओजोनॉइड बनाऊंगा। ये मैंने बना दिया ओजोनॉइड इस तरीके से, इस तरीके से, इसको हटा दिया और इसको हटा दिया। हटाने के बाद मेरे पास क्या आएगा? CH3 और CHO आएगा, प्लस मेरे पास क्या आएगा? CH3 CHO आएगा। अगर आप देखेंगे ढंग से तो प्रोडक्ट जो है एक प्रकार का एल्डिहाइड बन रहा है। क्या बन रहा है? एल्डिहाइड बन रहा है। इसलिए मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं कि अशाकित एल्कीन, अनब्रांच्ड एल्कीन का अगर मैं ओजोन लाइसिस कराऊंगा तो बनने वाला यौगिक एक प्रकार का एल्डिहाइड होता है। आंसर कौन सा हो जाएगा? एल्डिहाइड। ध्यान रखिएगा, एल्कोहल तो बनता ही नहीं है, फिनॉल तो बनता नहीं, मेनली एल्डिहाइड कीटोन ही बनते हैं। अगर शाखित होती, ब्रांचिंग होती तो क्या बनने की कोशिश रहती? कीटोन। अनब्रांच्ड है, सीधी है, तो क्या बनेगी? एल्डिहाइड। ठीक, आंसर हो जाएगा एल्डिहाइड, ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा किस तरह के एमीन बनाए जाते हैं। देखिए हॉफमैन ब्रोमाइड क्या होता है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा 12th क्लास में, एमाइड के द्वारा यह अभिक्रिया दी जाती है। किसके द्वारा दी जाती है? एमाइड के द्वारा। किसकी उपस्थिति में दी जाती है? तो यह अभिक्रिया दी जाती है Br2 प्लस NaOH की उपस्थिति में दी जाती है। इसमें ये हट जाता है और इसकी जगह पर लग जाता है NH2, मतलब NH2 लग जाता है। तो बेसिकली हम किसका निर्माण करते हैं? इसके द्वारा 1 डिग्री एमीन का निर्माण करने के लिए हम लोग हॉफमैन ब्रोमाइड का निर्माण करते हैं। 1 डिग्री एमीन या प्राइमरी एमीन भी कह सकते हैं इसको, तो प्राथमिक एमीन बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या है? देखिए हिंसबर्ग अभिकर्मक होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हम कहते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, बेंजीन, इसकी स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो इस तरीके की बनेगी, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा Cl, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। किसके लिए यूज करते हैं इसको? ये यूज करते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन को अलग अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, पृथक करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? हिंसबर्ग रिएजेंट का उपयोग करते हैं, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बिल्कुल ये आंसर हो जाएगा। सल्फोनिल है, ध्यान रखना, सल्फोनेट नहीं है। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का यूज करते हैं हम हिंसबर्ग रिएजेंट के रूप में। ठीक है, तो ये जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं 2021 के। बहुत धन्यवाद, थैंक यू।